हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज क्लास में शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो फिजिक्स का जो है 12वां लेसन चल रहा है और इस 12वें लेसन जो आपका परमाणु है या आप परमाणु संरचना कह सकते हैं। तो इस लेसन में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 नंबर में, ये कई बार जो है हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के बनते हैं इस लेसन से, जिनमें से एक आध जो है हर बार रखे जाते हैं। तो ऐसे ही आज एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं इस लेक्चर्स में जो ये भी जो है लगभग हर बार जो है पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम इस क्वेश्चन को जानेंगे। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। ये भी कई लगातार जो है कई बार पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोहर का उन्होंने क्या उसमें सुधार किया है, इस तरीके से भी पूछा गया है। और हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है, इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लगा के पूछा गया है। तो इसको भी इसी लेक्चर्स में हम जो है जानने वाले हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूपों में हर बार जो है पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई चीज सुधार करने योग्य आपको लगता है तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उसमें भी सुधार किया जा सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि ये बोहर का परमाणु मॉडल है क्या और इन्होंने क्या चीज रुदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बोहर का परमाणु मॉडल यानी बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, तो इन्होंने जो है रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उनकी कमियों को दूर किया और अपना जो है मॉडल बताया। देखो, अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो सन 1913 में, यानी ये बात कब की है, ये 1913 की है। 1913 में नील बोहर ने, कौन साइंटिस्ट है, नील बोहर ने रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, यानी जो रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इनके मॉडल में प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को लगाकर, यानी जो रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उनमें जो कमियां थी, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उनकी कमियों को दूर करने के लिए इसमें नील बोहर ने क्या किया, बोहर जो थे इन्होंने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को ऐड कर दिया। किसके, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को ऐड कर दिया और उनकी कमियों को दूर किया। तो वही कहा गया कि रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लैंक के क्वांटम को लगाकर रुदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने मुख्य 3 परिकल्पनाएं दिया जो निम्न है। अब उन्होंने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत लगाया और साथ में 3 परिकल्पनाएं बताई। अब ये परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चाहे जहां घूमते रहे। इसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया बताया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो, लेकिन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग जो होगा h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी जिनके पूर्ण गुणज जो है h/2π का होगा तो उन्हीं कक्षाओं में ही घूमता है, अर्थात mvr बराबर nh/2π, यानी इसके फार्मूले जो बताया गया mvr बराबर nh/2π। अब यहाँ m क्या है, यहाँ m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है और ये वेग है, यानी v वेग से जो है घूम रहा है, और r क्या है, कक्षा की त्रिज्या है, यानी किस कक्षा की त्रिज्या में घूम रहा है, और h जो है प्लैंक नियतांक का है। और अगर हम बात करें n क्या है, तो एक पूर्णांक का है। क्या पूर्णांक है, 1 2 कक्षाओं की क्रम संख्या है, n जो है कक्षाओं की क्रम संख्या है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जहां पाए वहीं घूमे, केवल जो है एक कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, उन्हीं निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। ये हर एक अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं और जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन्हें उनकी अस्थायी कक्षाएं कहा जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है।
तो ये तो बात हो गई पहली बात कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अस्थायी कक्षाओं में, यानी जब वो अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। यानी जब वो अपने अस्थायी कक्षाओं में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षाओं में घूम रहा होता है तो उस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। अरे अपनी ही कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा निकालेगा नहीं, और जब ऊर्जा निकालेगा नहीं तो हमेशा वो अपनी कक्षाओं में बना रहता है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि जब परमाणु को किसी कारणवश, मान लीजिए परमाणु को, हमारा जो परमाणु है बाहर से कहीं से उसको ऊर्जा मिल जाता है, किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन, यानी फिर बाहर का भी कोई इलेक्ट्रॉन, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और ऊर्जा ग्रहण कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, यानी अपने कक्षा को छोड़ करके वो ऊंची कक्षा में चला जाता है। यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के ऊंची कक्षा में जाता है तो उस समय वह परमाणु की जो है उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरता है, यानी इलेक्ट्रॉन जाता तो है ऊंची कक्षा में लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकता, वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही ठहरता है। इसके बाद वह तुरंत जो है वापस अपनी निचली कक्षा में जो है वापस लौट आता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो मिलने के बाद वो तुरंत जो है अपनी कक्षा से जो है अपने ऊंचे कक्षा में चला जाता है, और ऊंची कक्षा में जब वह जाता है तो यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और जाने के बाद वो 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है, उसके बाद फिर वह वापस जो है अपनी निचली कक्षा में लौट आता है। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु में नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। अब ये बाहर से मान लीजिए इसको परमाणु को एनर्जी मिलती है तो कोई इलेक्ट्रॉन ले करके ये कूद करके अपनी ऊंची कक्षा में चला जाता है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और पुनः फिर वापस लौट कर चला आता है। समझ में आई? और जब ये ऊंची कक्षा में जाता है तो यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? और आगे अब वो लौटेगा, अरे ऊंची कक्षा में गया तो लौटेगा नहीं, अरे गया है तो लौटेगा भी। तो लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर, यानी ऊंची कक्षा में गया तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाया था और लौट के आएगा तो उसकी ऊर्जा भाई जहां से गया था उसकी एनर्जी लेवल अलग है, और जब एनर्जी एक्स्ट्रा पाया तब वो बाहर गया। तो लौटते समय निचली कक्षा और ऊंची कक्षाओं दोनों ऊर्जाओं का अंतर, वही कहा गया लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा को वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा जाते समय लिया रहता है, लौटते समय वो उतनी ऊर्जा जो है वैद्युत तरंगों के रूप में जो है उत्सर्जित करता हुआ लौटता है। यदि उत्सर्जित तरंगे की आवृत्ति, अब वो जब लौट रहा है तो जो उत्सर्जित तरंगे निकाल रहा है अगर उसकी आवृत्ति मान लीजिए v हो, क्या हो v, आवृत्ति भी हो तथा इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा में ऊर्जा, यानी उच्च कक्षा में जब गया था तो उसकी मैक्सिमम ऊर्जा मान लीजिए E2 है तथा निचली कक्षा में ऊर्जा E1 हो, यानी जहां से गया है वहां की ऊर्जा E1 हो, तो Hv बराबर E2 माइनस E1, यानी Hv क्या है? एक फोटॉन की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा है, और ऊर्जा जो होगी वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? E2 माइनस E1 के बराबर होगी। अब अगर v बराबर देखा जाए तो E2 माइनस E1 और ये H नीचे आ जाएगा। अब इसको और ठीक करोगे तो भाई E2 माइनस E1 क्या है? ये डेल्टा E है, तो कितनी ऊर्जा पाया था तो ये ऊपर गया था तो ये हो जाएगा डेल्टा E, भाई दोनों का अंतर E2 माइनस E1 होगा और नीचे अपन H हो जाएगा। ठीक, यदि उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, मान लीजिए जो तरंग दैर्ध्य निकाल रहा था, उत्सर्जित कर रहा था, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो v बराबर c अपान लैम्डा होता है, यानी v बराबर क्या होता है? आवृत्ति v बराबर होता है c अपान लैम्डा। अब इसी को और ठीक करोगे भाई, v की वैल्यू c अपान लैम्डा है तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पर v की जगह पे c अपान लैम्डा रख दिया तो c अपान लैम्डा बराबर डेल्टा E अपान h हो गया। अब अगर हम लैम्डा बराबर निकालें कि कितनी उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य निकाल रहा था तो लैम्डा बराबर, तो ये हो जाएगा, इसको ठीक करोगे तो ये c अपान डेल्टा E जो है निकल के आ जाएगा। अतः
ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी तक होता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन केवल उतना ही होता है जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में लौटता है। यानी ऊंची कक्षा पे गया है तो वहां से जब तक निचली कक्षा तक आएगा उतनी देर तक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आगे कहा गया, इस प्रकार परमाणु से केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगदैर्ध्यों की तरंगे उत्सर्जित होता है। यानी जो भी परमाणु होते हैं ये अपने में से जो तरंग निकालते हैं ये केवल निश्चित आवृत्ति की ही तरंगदैर्ध्यों को ही उत्सर्जित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा निकालते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और निश्चित आवृत्ति होती है और उन्हीं आवृत्तियों की ही तरंगों को जो है उत्सर्जित करते हैं जो रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं, और ये जो है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार परमाणु का बोहर मॉडल, यानी जो परमाणु का बोहर मॉडल है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। समझ में आई बात कि नहीं? ये इतनी बातें जो है बोहर का परमाणु मॉडल में बताया गया। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, उनके मॉडल में बोहर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत किसको ऐड किया है? प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उनकी कमियों को दूर किया है। यानी प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगा करके उनकी कमियों को दूर किया और 3 परिकल्पनाएं दी है। पहली परिकल्पना उन्होंने ये बताई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। पहली बात यही बताया गया है। और वो किसमें लगाते हैं? कि जिसके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है जिनका गुणज जो है उनका जो कोणीय संवेग होता है h/2π के गुणज में होता है, केवल वही चक्कर लगाते हैं। जैसे mvr बराबर होता है nh/2π। m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, v जो होता है वेग होता है, r जो होती है कक्षा की त्रिज्या होती है, h प्लांक नियतांक है, और n बराबर जो होता है कक्षाओं की संख्या, यानी किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, 1 2 3 जो भी पूर्णांक हो सकता है। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, जब वो अपनी कक्षा में घूमता है तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है। ठीक, दूसरी बात हो गई अस्थायित्व की। और तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वह अपनी निचली कक्षा से उचली कक्षा में ऊंचे कक्षा में चला जाता है। तो इस समय परमाणु की यहाँ उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और फिर वह कितनी देर ठहरता है? वहां 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है और फिर पुनः वापस जो है अपनी निचली कक्षा में लौट आता है। और लौटते समय वह जितनी ऊर्जा लिया रहता है नीचे से ऊपर जाने में, उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता रहता है। भाई जितनी ऊर्जा पा करके वो बाहर गया है उतनी ऊर्जा उस समय जब लौटता है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। समझ में आई बात? अब मान लीजिए कि जो निकाल रहा है उसकी आवृत्ति भी है, भाई जो तरंगे उत्सर्जित कर रहा है उसकी आवृत्ति भी हो तथा इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा की ऊर्जा जो है E2 है और निचली कक्षा की ऊर्जा E1 हो, तो Hv बराबर जो होगा E2 - E1 हो जाएगा और V बराबर E2 - E1 E/H बनेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो E2 - E1 डेल्टा E हो जाएगा। और यदि उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य मान लीजिए लैम्डा है, तो लैम्डा अगर होगा तो V बराबर ये आवृत्ति V बराबर C/λ होगा। और इसको इस पे रखेंगे तो C/λ बराबर डेल्टा E/H हो जाएगा और लैम्डा बराबर HC/ΔE जो है ये समीकरण प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में इस समीकरण को प्राप्त करने के लिए भी बताया गया है कि इसका व्यंजक जो है स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार जो है बोहर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया है तो इसी को जो है बोहर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और ये जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को जो है दूर करता है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, यानी प्रथम कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, यानी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए किस प्रकार से व्यंजक प्राप्त किया जाता है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षाओं में घूमता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, यानी हाइड्रोजन के पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है
और वह इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक निश्चित कक्षा में जो है नाभिक के चारों ओर जो है घूमता रहता है। अब माना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका आवेश, उस पर जो चार्ज है वो ई है, तथा यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो, मान लीजिए यम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो, तथा v वेग से वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तथा r कक्षा की त्रिज्या है। यानी अब वो जो r क्या है, r कक्षा की त्रिज्या है, तो नाभिक पर धनावेश Ze होगा। आप जानते हैं नाभिक में जो नाभिक होगा, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होगा उसका जो नाभिक पर धनावेश Ze होगा। Z क्या है, Z जो होता है परमाणु क्रमांक का है, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर आप देखोगे तो Z की वैल्यू 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। भाई आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपने कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल, यानी उसको जो आवश्यक अपकेंद्र, जिस बल से वो चारों ओर घूमता है, आवश्यक अपकेंद्रीय बल जो होता है वो नाभिक व इलेक्ट्रॉन, यानी जो नाभिक होता है बीच में और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके बीच जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से प्राप्त होता है। भाई जो आकर्षण बल होता है उन्हीं आकर्षण बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब इसको हम कह सकते हैं अतः mv² r बराबर, आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze गुणे E अपान r²। भाई आप जानते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, mv² r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze गुणे E अपान r²। भाई ये आकर्षण बल हो गया। इतना आपका देखो यहाँ पर भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया और दूसरा जो है हमारा जो है नाभिक का द्रव्यमान हो गया, और ये अपान जो है r² ये होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसको और ठीक करोगे, अथवा mv² बराबर, भाई यहाँ का ये r जो है इस r से कट जाएगा तो ये बन जाएगा Ze², भाई ये आ जाएगा, और नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये हमारा इस समीकरण को एक मान लेते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, भाई अब हम बोर की प्रथम परिकल्पना की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम जानते हैं mvr बराबर nh/2 पाई, ये प्रथम परिकल्पना है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, जहां n बराबर भाई 1 2 3 डॉट क्वांटम संख्या है। आप जानते हैं n जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, तथा यह प्लांक नियतांक है। यह प्लांक नियतांक है। समीकरण 2 का वर्ग कर समीकरण 1 से भाग देने पर, अब हम समीकरण 2 का वर्ग करेंगे और 1 से भाग दे देंगे। तो समीकरण 2 का वर्ग करके 1 से भाग देंगे तो हमें जो मिलेगा r बराबर n² h² एप्सिलॉन 0 बटे पाई mze², ये जो है हमें प्राप्त होगा। ये हमारा समीकरण 3 होगा। भाई कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 का वर्ग कर देंगे पूरे का, और करने के बाद समीकरण 1 से इसमें भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो हमारा ये जो है प्राप्त हो जाएगा। आप लिख सकते हैं nवीं कक्षा की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा Rm बराबर n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए भाई Z बराबर 1 ले लेंगे, तो इसकी पहली कक्षा के लिए तो ये हमारा n बराबर 1 हो जाएगा। भाई Z बराबर 1 लेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो पहली कक्षा में होगा परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा, Z बराबर 1 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं Rn बराबर n² होगा। अतः समीकरण 3 से पहली कक्षा की त्रिज्या, यानी ये जो हमारा r मिला है इसको हम पहली कक्षा की त्रिज्या देखेंगे तो हमारा r फर्स्ट हो जाएगा। भाई n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा h² बटे 5m, भाई z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी तो e²। तो ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है व्यंजक जो है प्रथम कक्षा की त्रिज्या का मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। भाई mv² अपान r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze गुणे E अपान r² होता है। भाई Ze जो है नाभिक का है और E जो है भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, भाई दो परमाणुओं के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, दूसरा नाभिक का हो जाएगा, और बटे r² ये होता है।
तो यहाँ से यहाँ एक आर कट जाएगा, तो हमें यहाँ mv स्क्वायर बराबर ZE, ये ई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 पाई ये इतना जो है आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरी बात, बोर की प्रथम परिकल्पना क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई बोला जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, पूरे का वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी सबका वर्ग हो जाएगा। और जहां n इसमें क्या लिखा है भाई, 1 2 3 क्वांटम संख्या है, वो क्वांटम संख्या है, तथा h जो है प्लांक नियतांक है। और इस समीकरण 2 जो हमें लिखे हैं इसका वर्ग कर देंगे और इस समीकरण 1 से इसमें भाग दे देंगे। तो भाई जब इसका भी वर्ग किए रहेंगे तो सब कट जाएगा, केवल इसमें r नहीं है, यहाँ r है भाई, ये कट जाएगा और यहाँ पे r बच जाएगा इधर। और इसमें अगर देखोगे तो जब बटे में जाएगा तो यहाँ जो है ये n बच जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा और इसमें जो कटने वाला है वो कट जाएगा, ये h स्क्वायर बचेगा और एप्सिलॉन 0 यहाँ रहेगा और फिर पाई m ZE स्क्वायर जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। जो समीकरण 3 होगा ये जो है r बराबर जो है त्रिज्या का मिल जाएगा। अब 11वीं कक्षा के लिए अगर मान लीजिए कक्षा की संख्या चाहे जितनी हो तो Rn लिखा जाएगा और n स्क्वायर हो जाएगा भाई, जितना n होगा उतने का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ वही मिला है ये। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो Z बराबर 1 होगा, परमाणु क्रमांक किसका 1 ही, तो पहली कक्षा की बात होगी तो 1 होगा। और दूसरी बात, इसकी पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, पहली कक्षा n बराबर 1 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, परमाणु क्रमांक 1 होगा ना हाइड्रोजन का, तो Z बराबर 1 हो जाएगा और पहली कक्षा है तो n बराबर 1 हो जाएगा। अतः समीकरण 3, ये जो समीकरण 3 मिला है इसकी कक्षा की जो त्रिज्या हाइड्रोजन पहली कक्षा की त्रिज्या कह रहा है तो r फर्स्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू 1 रख के 1 कवर करोगे तो 1 तो होगा। और यहाँ भाई इसमें और इसमें सिर्फ व सिर्फ इतना अंतर रहेगा, यहाँ पर r1 लिया जाएगा और यहाँ n की जगह 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा और z की वैल्यू भी 1 रख देंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। बाकी ये इसी तरीके से h स्क्वायर E0/पाई स्क्वायर जो है मिल जाएगा। अगर हम दूसरी कक्षा की त्रिज्या की बात करते तो यहाँ R2 लिखते और n बराबर 2 तो 2 दूनी 4 हो जाता और 4 के लिए फिर जो है यहाँ 4 आ जाता ऊपर और फिर नीचे भी z बराबर जो है 2 ले लिया जाता, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाता। इस तरीके से जो है सॉल्व करके आता। तो ये तो था हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए लेक्चर के साथ।